हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ शिवान शर्मा। वेलकम टू हाउस ऑफ कॉमर्स। हाउस ऑफ कॉमर्स के वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस में आपका वेलकम है। आज से हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक, जिससे हम नॉर्मली अकाउंट्स भी बोल देते हैं। बट अकाउंट्स के अंदर आके मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी फील्ड होती है। अकाउंट्स जनरली जब हम बोलते हैं तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बोलते हैं, तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिखा है यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि 11th के स्टूडेंट्स सीए के एंट्रेंस के लिए, सीएमए के एंट्रेंस के लिए, और आपके हर कोई इंसान जिसने कभी अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है, उसे अकाउंटिंग का बेस नहीं पता है, उस अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है, तो जस्ट टू गेट टू नो दैट टॉपिक दीज सेशंस विल बी परफेक्ट फॉर यू। इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आपको वीडियो सेशंस के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, और इसके अलावा कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बुक्स, रजिस्टर्स जो आपको मेंटेन करने हैं क्लास के दौरान, वो सब आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, उन सब के बारे में बताऊंगा। 5 या 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट बहुत होंगे, उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो रिकॉर्ड सेशंस जो हैं, ये हाउस ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव फैसिलिटी है, जो आपको लोकली कहीं पे नहीं मिलेगी। और अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो थ्रू डीवीडीज़ या फिर कोई ऑनलाइन मोड होगा तो आपको उसके थ्रू ये अवेलेबल होंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स या जो डीवीडी के थ्रू इनको देख रहे हैं, उनके पास आपके नोट्स जो हैं वो पहुंच जाएंगे, आपके पास चार्ट्स हैं वो सब मिलेंगे आपको। तो जो लोग इसको देख रहे हैं वो ये ना समझे कि हम जस्ट रिकॉर्डेड सेशंस देख रहे हैं। ये सेशंस लाइव सेशन से बेटर होते हैं। इनमें कंटेंट उनसे उतना ही होता है या उनसे ज़्यादा ही होगा इनफैक्ट, बिकॉज हम स्क्रीन पे जब चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम लाइव बैच में होते हैं। लाइव बैच में थोड़ा इंटरेक्शन हो जाती है बस, बट यहाँ पे उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। बट इन सेशंस का बेनिफिट ये है कि ये सेशन प्रिसाइज होता है, मतलब कि हम अगर कुछ पर्सनल बात करते हैं लाइव बैच में तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, बिकॉज हम टू द पॉइंट बात करेंगे, और अगर कोई गलती होती भी है तो वो कट आउट हो जाएगी, वो एडिट हो जाएगी। तो आपके लिए ये बहुत ही फोकस्ड सेशंस हैं, जिनमें आप सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन ही करेंगे, कुछ लूज आउट नहीं करेंगे, आप अपना ट्रैक नहीं खोएंगे। अगर आप कभी बोर हो रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा वो ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग इन सेशंस को देखते हैं खुद, और उसके बाद अगर उसमें कुछ ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी तो वी विल ऑल्सो गिव यू टाइम। इन सेशंस का फ़ायदा और ये है कि आप लोगों की अगर क्लास मिस हो गई है, लाइव बैच के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, या फिर आपको रिवाइज करना है, तो आपको कुछ लिमिटेड व्यूज़ मिलते हैं, उतनी बार आप इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम HOC में एक पॉलिसी फॉलो करते हैं कि हर संडे को हम टेस्ट लेंगे, चाहे जितना भी हुआ हो। अगर कुछ नया नहीं हुआ तो जितना पुराना है उसी का दोबारा टेस्ट ले लेता है, सो दैट यू कैन एटलीस्ट हैव द हैबिट ऑफ टेकिंग योर ओन टेस्ट, राइट। अगर ऑनलाइन स्टूडेंट है तो आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और यू विल हैव टू जस्ट राइट इट डाउन ऑन प्लेन पेपर, और आपको उनको सबमिट करना पड़ेगा। वो जो भी प्रोसीजर है वो आपको बता दिया जाएगा। बट फ़ायदा ये है कि आप इन सेशंस को उन टेस्ट से पहले भी देख सकते हैं, जस्ट टू रिवाइज योर टॉपिक, जिससे कि आपको टेस्ट अच्छे से देने में मदद हो। इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है अपने पास, क्या क्या चीज़ें लेनी है, मैं उनके बारे में बता दूं थोड़ा सा। कि हम यहाँ पे TS गरेवाल फॉलो करेंगे, क्योंकि ये सेशंस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर 11th स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली। चाहे आप कोई भी बोर्ड को फॉलो कर रहे हो, क्या इनफैक्ट आपका स्टेट बोर्ड या लोकल बोर्ड जो भी आप बोलते हैं उसे वो हो, बट स्टिल अकाउंटिंग का बेस सेम रहता है। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे हम अकाउंटिंग जो फॉलो कर रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो आपका और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग BCom से पहले, या CA के जो इंटरमीडिएट लेवल है या CMA का इंटरमीडिएट लेवल है उससे पहले नहीं आती है। तो इट इज़ ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर 11th 12th और एनी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो यही सब पढ़ना है, बट बुक जो फॉलो होगी उन सब में TS गरेवाल इज़ द बेस्ट बुक टू स्टार्ट विद। TS गरेवाल के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज एक तो ये यूनिवर्सल बुक है, ये हर जगह फॉलो होती है, हर स्कूल में फॉलो होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, क्योंकि अगर वो किसी और स्कूल से हैं तो वहाँ पे भी चांसेस है कि TS गरेवाल ही फॉलो होगी। इसके अलावा हम NCERT फॉलो करेंगे, बिकॉज आपको पता होगा कि जो नई नोटिफिकेशंस जो आ रही हैं आजकल, कि NCERT ही सोल बॉडी होगी जो बुक्स बनाएगी फॉर CBSE। तो अगर आप CBSE बोर्ड से नहीं है तो आपको NCERT फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बट कभी कभी होता क्या है कि लोकल बोर्ड भी NCERT लगवा देते हैं जस्ट टू गेट दैट यूनिफॉर्मिटी। बट NCERT की एक लिमिटेशन है कि NCERT अगर आपके 4 क्वेश्चन हैं तो 4 क्वेश्चन अगर उसने एक लेवल के दिए हैं
तो 5वां क्वेश्चन एकदम किसी और लेवल का आ जाता है। तो इट डज नॉट प्रिपेयर यू स्टेप वाइज कि आप अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हैं तो यू हैव टू जंप इन एनसीईआरटी, क्योंकि वो इतना एडवांस क्वेश्चन दे देगा एकदम कि आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे उसके लिए। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड आपका जो टीएस गरेवाल है, टीएस गरेवाल बुक में फ़ायदा ये है कि आपका माइंड जो प्रिपेयर होता है वो स्टेप वाइज होता है, एंड जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, हो सकता है कि आपका एक टॉपिक में आपके 70 क्वेश्चन इस बुक में मिले, वेरेज आपको एनसीईआरटी में वहाँ पे सिर्फ 30 या 35 क्वेश्चन मिले। तो ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम होती है क्वेश्चन की एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी। एंड एनसीईआरटी इज जस्ट अ प्लेन टेक्स्ट बुक, वो आपको कुछ पर्सनल कमेंट्स नहीं देती है। यहाँ पे टीएस गरेवाल में आपको पर्सनल कमेंट्स ही मिलता है। क्वेश्चन बैंक के लिए कुछ बच्चे आपके टुगेदर विद रखते हैं और कोई बुक्स रखते हैं। आई डू नॉट रिकमेंड इट इन द बिगनिंग, बट येस इफ़ यू वांट टू परचेज इट, आप जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उससे क्वेश्चंस पिकअप कर सकता है। बट यूजुअली हर ऑथर क्या करता है, क्वेश्चन कहीं और से कॉपी करेगा, उसमें चेंजेस करेगा। आपको एटलीस्ट इस लेवल पे ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉलो योर ओन बुक दैट इज़ बीइंग फॉलोड इन योर स्कूल एंड टीएस गरेवाल। अगर आप सीए या सीएमए के स्टूडेंट हैं तो अपने इंस्टीट्यूट की बुक फॉलो कीजिए, उसके साथ साथ टीएस गरेवाल फॉलो कीजिए, एंड देयर आर अदर बुक्स दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू यू कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ये जस्ट रिकमेंडेशन है, कोई कंपल्शन नहीं है। आप कोई और बुक भी लाइए, आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछिए मुझसे, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास रिकॉर्डेड सेशंस में क्वेश्चंस हैं तो हम उनको कैसे टैकल करेंगे। देखिए कि आप इंटरेक्ट तो मेरे से नहीं कर रहे हैं, तो लिमिटेशन तो है कि आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आई विल सून टेल यू कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। जो चौथा पॉइंट मैं बताऊंगा कि मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा और आपको क्या क्या चाहिए। इस बुक के अलावा आपको कुछ रजिस्टर्स चाहिए होंगे, उसमें आप एक रजिस्टर बनाएंगे प्रैक्टिस नोटबुक का। वो प्रैक्टिस नोटबुक का रजिस्टर क्या होगा कि उसमें जो भी मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, पर्सनल कमेंट्री, हो सकता है आपको उसको लिखने की ज़रूरत हो, तो आप मेन नोटबुक को ख़राब नहीं करेंगे। यू विल फर्स्ट नोट इट डाउन। ये आपकी रफ नोटबुक नहीं है, ये आपकी ऑफिशियल नोटबुक है, बट इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, मतलब इसमें काट फीट हो सकती है। तो इसमें आप अपनी नीड्स को लिखेंगे जो आपको पूछना है मुझसे। आप सेशन को देखिए। कभी कभी होता क्या है, स्पेशली 11th एंड 12th के स्टूडेंट या जो अभी अभी सीए में एंटर हुए हैं, वो इतने मैच्योर लेवल पे नहीं होते क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है ये। तो उन लोगों को क्वेश्चंस बहुत आते हैं दिमाग में, बट होता क्या है कि हम लोग सब चीज़ें नहीं बता पाते। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बोल दूँ कि 11th-12th में आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पार्शियल पढ़ाई जाती है, और कहावत ये है कि जो आधी नॉलेज है वो बहुत डेंजरस होती है। तो हम कर कुछ नहीं सकते, हम लोगों को पढ़ाया ऐसे जा रहा है। अगेन मैं बोल रहा हूँ फेजेस में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि माइंड की प्रिपरेशन ही वैसे होती है, माइंड को डेवलप वैसे ही किया जाता है कि हर चीज़ एक साथ नहीं आप ग्रैब कर सकते। खाना जैसे हर चीज़ एक साथ नहीं खाया जा सकता, उसी तरह नॉलेज को भी धीरे धीरे इनटेक किया जाता है। हम आपका माइंड भी स्लो प्रोसेस से ही डेवलप करेंगे, एंड हम इतने एडवांस क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर वेट कीजिए, क्या पता मैं उसको आगे डिस्कस कर ही रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ मैं एक साथ डिस्कस नहीं करूँगा। आई विल हैव टू वेट अ लिटिल वाइल कि इससे पहले मैं सब कुछ आपको बता सकूँ। और यही मेरा एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे कि हो सकता है आपको ये क्लासेस में 7 या 8 क्लास तक प्योर थ्योरी मिले, कुछ प्रैक्टिकल देखने को ना मिले, आपको बोरिंग लगे, बट दैट्स द लिमिटेशन, बिकॉज हमें ABCD नहीं पता है तो हम अल्फ़ाबेट कैसे लिख लेंगे। आप बिल्कुल नए हैं इस टॉपिक के लिए, तो यू विल हैव टू वेट अ लिटिल वाइल, एंड एज सुन एज यू आर प्रिपेयर्ड आपको सब चीज़ें बता दी जाएंगी। छूटेगा कुछ नहीं, अगर कुछ छूटता है तो आप मुझे रिमाइंड कराइए। अब कैसे रिमाइंड कराएंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे कैसे। लाइव बैच वालों के लिए तो मैं अवेलेबल हूँ, वो मेरे से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेशन ख़त्म होते ही मेरे से मिलिए। बट जो रिकॉर्डेड सेशंस मेरे से ऑनलाइन या CD पे देख रहे हैं, दे कैन कॉल मी, सर्टेन आवर्स आपको मिलेंगे, उस टाइम पीरियड के दौरान आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। आपको ईमेल ID मिलेगी, या थ्रू माई वेबसाइट ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, राइट। अच्छा, इसके अलावा आपको मैं बता दूँ, बुक के अलावा आपको एक मोटा रजिस्टर लेना है। अगर आप हरिद्वार में हैं और लोकली सिचुएटेड हैं तो यू कैन गो टू सरस्वती स्टेशनर्स, जो कि आपका शंकराचार्य चौक पे है। देयर यू कैन गो एंड आस्क फॉर 8 नंबर रजिस्टर। 8 नंबर रजिस्टर थोड़ा महंगा है, इट विल बी अराउंड 350 to 400, बट ये काफ़ी मोटा रजिस्टर है। बट इसके अलावा आप कोई भी रजिस्टर ले सकते हैं, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। द रीज़न आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस रजिस्टर इज़ बिकॉज इट इज़ क्वाइट थिक,
एंड अकाउंटिंग में आपको एक ही नोटबुक बनानी है और वो फेयर नोटबुक है, इसलिए मैं दूसरी नोटबुक जो बनवा रहा हूँ वो भी काफ़ी मोटी होगी, बट इतनी मोटी नहीं। नॉर्मली आप कोई भी रजिस्टर लीजिए, आईटीसी का रजिस्टर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो महंगा होता है, पेजेस बस साफ होंगे उसमें और कुछ नहीं होगा उसमें। इसके अलावा आपको वो जो प्रैक्टिस नोटबुक रखनी है, ऑफिशियल नोटबुक है, उसमें कोई पर्सनल कमेंट नहीं लिखने हैं, जस्ट वो चीज़ें लिखनी है जो मैंने समझाई है। पर्सनल कमेंट्स में आप ये लिख सकते हैं कि आपने क्या समझा, उसके बाद वो मुझे ज़रूर दिखा दीजिए कि आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको 3 पेन रखने हैं, ब्लू, ब्लैक एंड एनी अदर कलर। अगर आप थर्ड चॉइस में रखना चाहते हैं हाईलाइटर, तो आप हाईलाइटर यूज़ कीजिए, बट आई डोंट रिकमेंड हाईलाइटर टू एवरीबडी, क्योंकि कुछ बच्चों की दिक्कत ये है कि वो हर चीज़ को हाईलाइट कर लेते हैं। तो फिर हाईलाइटर का यूज़ क्या है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कलर कोडिंग बहुत करी है, कुछ चीज़ें रेड में लिखी हैं, कुछ चीज़ ग्रीन में लिखी हैं। द रीज़न आई एम राइटिंग इन कलर कोड इज़ बिकॉज इससे चीज़ों को इंटरप्रेट करना थोड़ा ईजी हो जाता है, एंड अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट इंटरप्रेटिंग, राइट। तो इस ट्रिक को भी हम बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे कि कलर कोडिंग करके चलेंगे। वो लड़कियों वाली चीज़ नहीं है, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट जो गर्ल्स करती हैं नॉर्मली कोडिंग करती हैं कलर में, आपको भी करनी पड़ेगी, आपको बच्चों की तरह पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू सब्जेक्ट, सो यू विल हैव टू स्टडी इट लाइक ABCD, राइट। इसके अलावा यू विल नीड अ स्केल। स्केल आपका लंबा हो छोटा हो जैसे भी हो, अगर लंबा है तो बेटर है रजिस्टर के साइज़ का, जिससे जॉइंट ना है बीच में। ये सब इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज अकाउंटिंग में एक प्रैक्टिस होती है, अकाउंटिंग में एक स्टैंडर्ड होता है, आपको फॉर्मेट बनाना है, आपको लाइनें खींचनी है, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप छोटी कॉपी लेंगे तो आपका अकाउंट ब्रेक हो जाएगा बीच में और अंडरस्टैंडेबिलिटी में दिक्कत आएगी। अभी मैं आपको चल के समझाऊंगा कि क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ आती है अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि समझ में आए। आपने इतना कॉम्प्लिकेट करके उसे प्लस माइनस करके दिखा दिया कि जिसको आप दे रहे हैं उसको समझ में ही ना आए, आपके क्लाइंट को समझ में ही ना आए। तो आपको भी ये फॉलो करना है अपनी प्रैक्टिस में कि आप एज अ स्टूडेंट भी इसको फॉलो करें। अब हम टॉपिक पे आते हैं अपने इतनी डिस्कशन के बाद। ये सब ज़रूरी था, बट ये सिर्फ फर्स्ट सेशन में रहेगा, इसके बाद हम सिर्फ एंड सिर्फ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगेन अ डिस्क्लेमर, फ्यू क्लासेस 7 to 8 क्लासेस आपको बोरिंग लग सकती हैं, बट उसके बाद प्रैक्टिस हमारी आएगी। जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप मुझे जवाब नहीं दे पाएंगे, बट स्टिल थिंक कि अकाउंटिंग है क्या। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को छोड़ दीजिए, अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग से वर्ड निकल के आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब किसी चीज़ के लिए आंसरेबल होना। अगर आपकी मम्मी ने आपको पैसे दिए हैं कि बाजार से सामान लेके आओ, तो यू कम बैक एंड यू शो द प्रॉपर रिकॉर्ड कि आपने क्या क्या परचेज किया है, क्या क्या उसकी प्राइसेस हैं, एंड उसके बाद आपको अपना कमीशन या प्रॉफिट मिल जाए तो मिल जाए, बाकी पैसे आपको मम्मी को लौटाने पड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। यू आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल, यू आर बीइंग आंसरेबल, आप अपनी मम्मी को आंसर कर रहे हैं। अब इसे लार्ज स्केल पे एक बिजनेस में देख के सोचिए कि एक अकाउंटेंट है, वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि बिजनेस में इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, परचेज, सेल, आपकी हज़ारों चीज़ें हो रही हैं, आप हर चीज़ को मेमोराइज नहीं कर सकते, फॉर विच यू हैव टू रिकॉर्ड इट समवेयर। एंड रिकॉर्डिंग करने का एक ही पर्पस है कि आप उसको आंसर कर सके, किनको, जो उनके मालिक हैं या ऐसे लोग जो इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत रखते हैं। मैंने नहीं बताया कौन लोग हैं, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि हर चीज़ को पढ़ने का एक समय है, तो जब आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बट हमने क्या बोला कि वी आर अकाउंटेबल टूवर्ड्स द ओनर्स ऑफ बिजनेस एंड टूवर्ड्स सम अदर पीपल जो कि ओनर्स नहीं है, बट उनको ज़रूरत है हमारी इंफॉर्मेशन की, तो हमें उनके प्रति आंसरेबल होना है। या तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर हम अपनी तरफ से जस्ट उनको आंसरेबल होना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे क्यों आप किसी को आंसरेबल होंगे? रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आपको रिलेशन बना के रखना है। वो लोग कौन हैं हम सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बट अभी धीरे धीरे चलेंगे। ओके, तो अकाउंटिंग से हमारे दिमाग में आता है अकाउंटिंग इज बेसिकली बीइंग आंसरेबल टूवर्ड्स समथिंग। इसके बाद हम ऑफिशियल डेफिनेशन पे आते हैं। अभी तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है नोट नंबर 1, हम यहाँ पे नोट वाइज चलेंगे। ये आपकी मेन नोटबुक में जाएगा। अगर आप आज नहीं लाए हैं तो आप ज़रूर लाइए उसे। अगर लाइव बैच के स्टूडेंट हैं, मैंने आपको ज़रूर बता दिया होगा, तो आप इसे मेन नोटबुक में नोट करेंगे। बट अगर आपके पास कोई भी रफ नोटबुक है तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। जो भी पेन है अलग अलग कुछ डिफ्रेंसिएशन कर लेना, क्योंकि अभी अगर आपके पास एक ही पेन है तो आप दोनों अंडरलाइन करेंगे ही,
बट 1 2 3 जैसे मैंने डाला है आप वैसे ही लिखना, ओके। इसको नोट डाउन कीजिए और मैं आपके पास फिर वापस आता हूँ। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसको समझाने के लिए पहले मैं इसको रीड आउट करता हूँ। ये डेफिनेशन जो है वो फॉर्मल डेफिनेशन है। अकाउंट्स में आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन कुछ नहीं दे सकते। हर किसी नए बंदे के लिए अकाउंटेबिलिटी का मतलब अलग अलग है। राजा महाराजा के ज़माने में अकाउंटेबिलिटी होती थी कि जब वो स्क्रोल पढ़ते थे या फिर जब सेनापति कोई चीज़ का जवाब देता था। यहाँ पे हमारे घर पे मम्मी सिर्फ हमसे पूछते क्या क्या लेके आए, वो कुछ प्रूफ नहीं मांगती। बट बिजनेस में व्हेन यू आर बीइंग अकाउंटेबल, व्हेन यू आर बीइंग आंसरेबल, आपको प्रूफ देना पड़ता है। यू हैव टू शो सम एविडेंस। वो एविडेंस क्या हो सकता है? आपको बिल दिखाना पड़ जाए, राइट? आपने कोई टैक्स रिसीट है वो दिखा दी, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपके प्रूफ के तौर पे यूज़ हो सकती है, उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में आपके डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में कंपनीज़ के लिए कानून यूज़ होता है, कंपनीज़ एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट का जो कानून है वो कुछ और कहता है। वो बोलते हैं आपको अकाउंट्स की ये टाइप के अकाउंट्स रखने हैं, ये कंपल्शन है। जैसे कि वो बोलते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनानी ही बनानी है, तो ये कंपल्शन हो गई। मे बी आप किसी और कंट्री में जाएं, भूटान में जाएं, वहाँ पे वो लॉ है ही नहीं। तो हम कैसे एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे दें? तो इसके लिए हमने एक जनरल डेफिनेशन फॉलो की है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, और ये डेफिनेशन आपको चैप्टर नंबर 1 में भी दिख जाएगी ऑन पेज नंबर 1 विच इज़ ऑफ टी.एस. गरेवाल। इसमें आपके अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ CPAs, ये CPAs हैं क्या? जैसे इंडिया में CAs होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनका एक इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। या फिर CMAs हैं, इनका इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। या CS हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। जितनी भी ब्रिटिश रूल्ड कंट्रीज़ हैं, या ब्रिटेन है खुद, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है, या फिर न्यूजीलैंड है, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। लेकिन अगर आप बात करें अमेरिका जैसी कंट्री में जो इंडिपेंडेंट थी ब्रिटेन से, उन्होंने बहुत पहले इंडिपेंडेंस ले ली थी उनसे, तो उन लोगों के यहाँ पे अपने खुद के इंस्टीट्यूट्स हैं, और वहाँ पे CAs नहीं होते, वहाँ पे CPAs होते हैं। उनको बोलते हैं सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इनका काम भी अकाउंट्स को चेक करने का है, इनका काम भी ऑडिट रिपोर्ट देने का है, इनका काम भी आपके बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मतलब जो पैसे से रिलेटेड रिकॉर्ड्स है उन पे कमेंट करना है, अपनी इंटरप्रिटेशन देने का है। बट वहाँ पे उनको बोलते हैं CPAs, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो उनका इंस्टीट्यूट है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ CPAs, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी है, और ये डेफिनेशन
सबसे ज़्यादा प्रॉपर है इसलिए फॉलो होती है, बट अदर देन दैट आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मिथ एंड एशबर्न भी हैं जिन्होंने अपनी खुद की कमेंट्री दी है। बट एक बार हम जब ये डेफिनेशन पढ़ेंगे CPAs वाली, तो ये डेफिनेशन इतनी प्रॉपर है, इतनी कंप्लीट है अपने आप में कि इसमें सारी डेफिनेशंस जो और लोगों ने बोली है वो कवर हो जाती है। तो हम इसी को पढ़ेंगे और यही मेन डेफिनेशन है, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग। इनफैक्ट आई शुड से कि इसमें पूरा चैप्टर का वर्ड है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को समझ लेंगे, इस डेफिनेशन को समझाने में मुझे पूरी क्लास लग जाएगी, और जैसे ही हम ये समझ लेंगे तो आगे की जो 2 या 3 क्लासेज हैं उसका बेस कवर हो जाएगा। मतलब जब मैं उन चीज़ों को पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि यही सब जो हमने यहाँ पे समझा है फर्स्ट क्लास में वो ही रिपीट हो रहा होगा। तो ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को क्या बोली है इस डेफिनेशन ने। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, classifying transactions in monetary terms and summarizing, interpreting and communicating financial information to the users of such financial information. As soon as I completed this definition, आपको क्या समझ में आया? कुछ नहीं, सिर के ऊपर से बात चली गई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट विल टेक अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसी चीज़ है जो हम रियल लाइफ में फॉलो करते हैं, तो कहीं से भी पिक कर सकते हैं एक एग्जाम्पल। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद समझेंगे। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर राम का, जो कि एक स्टोर चलाते हैं जिसमें वो कुछ आइटम सेल करते हैं, वीट, ऑयल, पल्सेस, राइस। अब इन्होंने क्या करा, एक मॉडल फॉलो किया कि क्या करते हैं, किसी से परचेज करते हैं, अपने यहाँ पे लाते हैं और थोड़ा महंगा करके बेचते हैं। अगर इन्होंने कोई चीज़ 8 में खरीदी, ये 10 में बेचेंगे और 2 रुपये का अपने पास प्रॉफिट रखेंगे। ये ऐसे टर्म्स हैं जो हमें जनरली समझ में आ जाती हैं, इसके लिए मुझे कुछ नया समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये इनका मॉडल था, तो इसको बोलते हैं बिजनेस मॉडल। अब इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने परचेज करा तो डेट्स लिख लेते हैं 16, 26, 36 एंड 46। 4 दिन का हम डेटा लेते हैं। तो एक रैंडम डेट है, इसमें हमने क्या करा, परचेज करा है वीट ₹10 पर kg के हिसाब से 100 किलो। ओके, इसके अलावा मैंने राइस परचेज की है ₹20 पर kg एंड दिस वाज 50 kg। ओके, इसके बाद मैंने सेल करी है वीट की ₹20 पर kg एंड ये मैंने कितना करा है 50 kg, मतलब मेरे पास 100 था, मैंने सिर्फ आधा बेचा। इसके बाद मैंने फिर से सेल करी है राइस की एंड दिस वाज ₹40 पर kg एंड मैंने इसको पूरा 50 किलो सेल कर दिया। अभी फ़िलहाल इतना ही डेटा लेते हैं एंड या फिर थोड़ा सा डेटा और ले लेते हैं। 5666 हमने फिर से परचेज करी और हमने यहाँ पे इस बार ऑयल परचेज किया जो कि था 10 पर kg एंड मैंने ये 10 kg परचेज किया। ओके, इसके बाद मैंने सेल करा है ऑयल को ₹20 पर kg एंड मैंने इस बार यहाँ पे 5 kg सेल कर दिया। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ से मैंने क्या टर्म निकाला, एक्टिविटीज़। ओके, हर एक टर्म का यहाँ मीनिंग है, तो जो आप प्रैक्टिस नोटबुक में नोट डाउन कर रहे हैं पूरी स्टोरी, इसको ऐसे ही लिखना। इससे फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे अलग कलर कोड में। ओके, ये डेट्स में हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हुई, इनका फ़िलहाल हम नाम दे देते हैं ट्रांजैक्शंस। क्या नाम दिया मैंने इनको, ट्रांजैक्शन। ये मैंने समझाया नहीं है बट लिख लीजिए। ओके, यहाँ पे कुछ आना है। तो अभी तक हमने क्या करा, लाला जी ने देखा मुझे क्या क्या प्रोडक्ट रखना है, ये फर्स्ट थिंग थी। सेकंड, उन्होंने उन एक्टिविटीज़ के लिए प्राइसेस डिसाइड करे। ओके, तो ये प्राइसेस हमने यहाँ पे लेट्स से डिसाइड कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ बिल्स। जो परचेजेस थे जो हमने पीछे से परचेज करे, लेट्स से ये मिस्टर राम हैं जिन्होंने परचेज करा है मिस्टर श्याम से। तो मिस्टर श्याम जो है वो सेलर हैं और मिस्टर राम जो है वो बायर हैं। बट जब ये आगे सेल करते हैं तो ये खुद सेलर हो जाते हैं और इनका कस्टमर जो है वो बायर हो जाता है। ओके, तो इन्होंने पीछे से परचेज किया और आगे सेल करा और अपना प्रॉफिट कमा लिया।
इन्होंने पीछे से जो बिल्स लिए उसके बेसिस पे परचेज प्राइस डिसाइड किया और आगे जो बिल दिया उसके बेसिस पे उन्होंने सेलिंग प्राइस डिसाइड करा। तो ये जो बिल्स है इसको आप थर्ड पॉइंट डालिए। ओके, इसके बाद राम जी ने क्या किया, एक डायरी बनाई। इन्होंने डेट वाइज जो हुआ उसको रिकॉर्ड करते गए अपनी डायरी में, जस्ट लाइक कोई भी शॉपकीपर जैसे जैसे चीज़ें होती रहती हैं वो रिकॉर्ड करते रहते हैं। इन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अब देखिए इन्होंने परचेज कराया तो कितना पैसा गया होगा, 100 इंटू 10 1000 रुपीज़। तो इन्होंने बोला 1000 रुपीज़ मेरे यहाँ से गए। तो अगर कोई चीज़ गई है तो हम यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे। ओके, इसके बाद इन्होंने राइस परचेज की है विच इज़ 20 इंटू 50 विच इज़ बाय द वे 1000 ओनली। ओके, तो पहले वीट था फिर राइस था, तो हमने यहाँ पे लिख भी लिया ये वीट है और ये आपका राइस है। दिस इज़ ऑल्सो 1000 रुपीज़ जो गए। इसके बाद हमने सेल करी है, दिस इज़ अगेन हाउ मच, 1000 रुपीज़। तो इन्होंने सेल करा है वीट के लिए एंड दिस इज़ 1000 रुपीज़। इसके बाद इन्होंने फिर से सेल करी है एंड दिस इज़ राइस एंड दिस इज़ 2000 रुपीज़। इसके बाद इन्होंने ऑयल परचेज किया है तो ऑयल का प्राइस यहाँ पे आएगा 100 रुपीज़, राइट। इसके बाद इन्होंने सेल करी है ऑयल की, तो ऑयल सेल हुआ है 100 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पे परचेज थी एंड दीज वर सेल और ये इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। दिस इज़ वेयर ही रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन। इसको आप 4 डालिएगा। इसके बाद राम जी बैठे, पूरा हफ्ता ख़त्म हो गया, ये 6 दिन का हफ्ता हमने लिया है, 7वें दिन संडे था, तो वो संडे को बैठे और उन्होंने देखा कि मैंने परचेज कितनी की है और सेल कितनी करी है। तो ये इन्होंने अलग अलग खाते बनाए और इन्होंने सारी परचेज को एक जगह लिखा और इन्होंने सारी सेल को एक जगह पर लिखा। तो इन्होंने सारी परचेज उठाई, ये सब परचेजेस थी तो इन्होंने यहाँ पे उठाई। इन्होंने क्या करा, डेट्स लिखी, फिर से ये डेट्स लिखी हैं, इसका भी रेलेवेंस है, मुझे इसका भी मीनिंग समझाना है, तो प्लीज़ जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना। ओके, यहाँ पे 1000 रुपीज़, इस बार नेगेटिव नहीं लगाएंगे क्योंकि परचेज का मीनिंग ही क्या है कि आपने पैसा दिया होगा। ओके, ये भी 1000 था एंड ये भी 100 था। इसके अलावा नेक्स्ट पेन में हम लिखेंगे यहाँ पे सेल सारी एक जगह पे लिखी। ये क्यों कर रहे हैं राम जी, क्योंकि उनको बेटर पिक्चर चाहिए कि मैंने परचेज कितनी करी है और मैंने सेल कितनी करी है। तो उन्होंने लिखा अगेन 3 6 4 6 एंड 6 एंड 6। तो इन्होंने लिखा 1000 रुपीज़, इन्होंने फिर से लिखा 2000 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। मैं सब आपको बुक से दिखाऊंगा, ये सब कुछ बुक में होता है, बट अगेन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये सब इन्होंने परचेज और सेल को रिकॉर्ड कर लिया। जब हम इसकी टोटल कर रहे हैं, ओके, हफ्ते के एंड में, एट दी एंड ऑफ वीक, हमने क्या करा, जितनी सेल हुई है उसका टोटल किया है। अब हम सेल का टोटल अगर करें तो यह है 3100 एंड परचेज का टोटल करें 2100। तो अगर मैं अपना प्रॉफिट निकालना चाहूँ हफ्ते के एंड में तो मैं बोलूँगा सेल हुई है मेरी 3100, परचेज हुई है मेरी 2100, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 1000 रुपीज़ का। ओके, ये सब राम जी ने बैठ के डिसाइड किया एट द एंड ऑफ द वीक। ओके, तो इसको आप लिखना, कौन सा नंबर था, आई थिंक 5th, नो सॉरी, दिस वॉज 5th। हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन करी है ओके, एंड 6th नंबर पे हमने अपने रिजल्ट्स निकाले हैं। ये आपका हुआ 6th नंबर। इसके बाद राम जी ने हर हफ्ते यही करना शुरू करा। 7th पोजीशन पे आप लिखिए एवरी वीक, इन्होंने यही करना शुरू करा और इन्होंने अपने प्रॉफिट का एक चार्ट बनाया, राइट। तो ये था आपका वीक नंबर 1, वीक नंबर 2, वीक नंबर 3 एंड वीक नंबर 4। लेट्स से 4 वीक्स का इन्होंने डेटा लिया। यहाँ पे हमारा 1000 आया था प्रॉफिट, यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1400 एंड यहाँ पे 1450।
ये मेरे पास प्रॉफिट हर हफ्ते आ गए, हमने सबको लिख लिया एक जगह पे। इसके बाद 8वें नंबर पे राम जी ने क्या किया, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जो है अपने पार्टनर को बताई। तो टोल्ड इन्फॉर्मेशन, या हम बोल दें ये डिटेल्स जो हैं वो इन्होंने किसको बताई, टू पार्टनर, कि देखो हम इतने प्रॉफिट में जा रहे हैं और कैसे ऐसे हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। इसके बाद डिसीजंस लिए गए पार्टनर्स के बीच में कि बिजनेस को बढ़ाया जाए या घटाया जाए। तो मैंने 9 स्टेप आपको बताए, बट अगेन समझे तो हम कितना, पार्शली ही। अब देखो इस चीज़ को अगर हम समझें तो हम इसमें से क्या कंक्लूजन निकाल पाए कि एक बिजनेस है, उस बिजनेस ने देखा कि हमें क्या क्या चीज़ें सेल करनी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि देखा क्या क्या चीज़ें सेल करनी है। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको यही बताया, राइट, कि वीट, ऑयल, पल्सेस वगैरह ये सब। इसके लिए उन्होंने देखा कि उन्हें परचेज करना पड़ेगा, तो उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल वगैरह देख लिया और कैसे उसको सेल करेंगे। बिल्स के बेसिस पे इन्होंने प्राइसेस डिसाइड कर लिए, इन्होंने इन एक्टिविटीज़ को कन्वर्ट कर दिया इनके प्राइसेस में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने उसको एक डायरी में लिख लिया कहीं पे कि फ़िलहाल के लिए लिख लेते हैं और हफ्ते के बाद में सोचेंगे। तो इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया इन सर्टेन ऑर्डर। वो ऑर्डर क्या है मैंने नहीं बताया अभी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना रिकॉर्डेड इन सर्टेन ऑर्डर। उस ऑर्डर को क्या बोलते हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, बट रैंडम ऑर्डर नहीं है, सॉरी, इट्स नॉट अ रैंडम ऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, एट द एंड ऑफ द वीक या फिर वीक के कभी भी जैसे जैसे वो हो रहा है, उन्होंने उसको क्लासीफाई कर दिया ये देखने के लिए मेरी परचेज कितनी हुई है और मेरी सेल कितनी हुई है। उसके बाद हफ्ते के एंड में जो 5th स्टेप है वो कंपलसरी नहीं है कि हफ्ते के एंड में ही हो, बट जो आपका प्रॉफिट है जो इन्होंने कैलकुलेट करे हैं अपने रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स जो हैं इन्होंने हफ्ते के एंड में करे। और एक और चीज़ लिख लो यहाँ पे, आप अगर ध्यान से देखो तो उन्होंने यहाँ पे पोजीशन देखी है अपने सामान की, पोजीशन ऑफ सामान, ठीक है। इसको फिलहाल हम बोल देते हैं स्टॉक, या इसे बोलते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है, स्टॉक क्या होते हैं, ऐसे सामान जो बिकने के लिए रखे हैं। ये सब टर्म्स हमारे 2nd चैप्टर में आएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए सुन लीजिए और आपके प्रैक्टिस में भी आ जाएंगे ऐसे करके। आप इसमें देखिए कि 100 किलो मेरे वीट थी और उसमें मैंने से 50 बेची है। वीट जो है मेरी कितनी बची होंगी, 50 kg, यानी 100 - 50 = 50 kg। इसके बाद अब अगर आप राइस देखें तो राइस मैंने 50 kg ली थी और मैंने सेल कितनी कर दी है इसमें, पूरी 50 kg। तो राइस तो मेरे पास 0 बची है। ऐसे ही ऑयल मेरे पास 5 kg बचा है। तो हम अगर यहाँ पे राइस के बारे में लिखें तो 50 - 50 0 kg, यानी इसकी रीपरचेज ज़रूरी है, इसको दोबारा परचेज करना पड़ेगा। एंड जो आपका ऑयल था दैट वाज 10 - 5 विच वाज 5 kg। तो ये इन्होंने एक पोजीशन देख ली किसकी, अपने सामान की। तो ये आपका 6th का बी हो गया, वह ये 6th का ए हो गया। एक एक टर्म का बहुत डीप मीनिंग है, तो इसको मजाक में मत लेना प्लीज़। अगेन पढ़ते हैं क्या किया हमने इस एग्जाम्पल में। हमने सब एक्टिविटीज़ को देखा कि क्या क्या हुआ, उन एक्टिविटीज़ को बिल के बेसिस पे उनके प्राइसेस में कन्वर्ट करा, उसको एक ऑर्डर में रिकॉर्ड कर लिया डायरी में। उसके बाद उसे क्लासीफाई करा कि जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। ये टर्म मैं दोबारा यूज़ कर रहा हूँ इस सेम लेक्चर में, क्योंकि अंडरस्टैंडेबिलिटी, अकाउंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कैसे भी लिख दिया, अगर मैं एक पेपर पे लिख दूँ कहीं पे, तो कैसे समझ में आएगा। शॉर्ट डिस्कशन है बीच में, मैं ट्रैक को चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ। डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में अंडरस्टैंडेबिलिटी पे बात चल रही थी कि अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में कोई मुझे अगर मतलब बता सकता है या फिर गेस कर ले और बाद में बताए कि हमें पता था ये डिफरेंस, ठीक है। तो कोई सोच सकता है क्या मतलब है डेटा और इन्फॉर्मेशन, क्या डिफरेंस है। कुछ लोग तो आईपी का डिफरेंस देंगे, कंप्यूटर में पढ़ा होगा, बट वो नहीं है। देखो अगर मैं ये लिख दूँ आपके आगे और बोलूँ बताओ ये क्या है, तो कोई बच्चा बोलेगा ये नंबर्स है, कोई बोलेगा ये एपी है, कोई बोलेगा जीपी है, मतलब वेरियस सीरीज़। एपी कैसे हुआ, 10-10 का डिफरेंस है, एक सीरीज़ फॉलो हो रही है, ठीक है। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग आंसर देंगे। कोई बोलेगा ये मेरे मार्क्स हैं, कोई बोलेगा ये एज है, कोई बोलेगा कुछ है। बट कैन यू मेक आउट अ सर्टेन मीनिंग फ्रॉम इट।
different people have different interpretation, which is why this is called data. Data is something which is unorganized. Even if it is organized, for certain people it has certain meaning और दूसरे बंदे के लिए उसका दूसरा मीनिंग है. तो जब मीनिंग नहीं होता किसी चीज़ का तो उनसे बोलते हैं रॉ डेटा, कच्चा डेटा. बट अगर मैं इसके आगे लिख दूं रोल नंबर, तो अब शायद 3 बंदे मिलके इसको रोल नंबर ही बोले, कोई इसको APGP कुछ नहीं बोलेगा. हर बंदा इसको क्या बोलेगा? रोल नंबर. ओके, तो नाउ इट हैज़ गॉट इट्स मीनिंग. तो वेन एवर देर इज अ मीनिंग द डेटा कन्वर्ट्स इनटू इंफॉर्मेशन. अकाउंट्स में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, यानी जिसके बेसिस पे हम कोई डिसीजन ले सके. तो वो इंफॉर्मेशन समझ में तो आनी चाहिए ना, उसका कोई मीनिंग तो होना चाहिए ना. विच इज़ वाई अकाउंट्स में अंडरस्टैंडेबिलिटी को इतना महत्व दिया जाता है. अगर आप ऐसे कैसे लिख देंगे रैंडमली तो कोई कैसे समझ पाएगा. अगर मैं यहाँ पे आपके आगे इस वीट, राइस, इन सबको छुपा लूँ और सिंपल प्राइसेस लिख दूँ तो आप कैसे समझेंगे किसका प्राइस क्या है. तो देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडेबिलिटी. ये एक और पॉइंट है, इसको अपनी लैंग्वेज में रफ नोटबुक में लिख लेना, यानी प्रैक्टिस नोटबुक में. ये कमेंट्री थी टीचर की और हमने ये समझा इससे. ओके, इतना समझ में आया. तो हमने यहाँ से कंटिन्यू करना है. हमने 5th स्टेप पे छोड़ा था कि हमने उसको क्लासीफाई किया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि परचेज टोटल कितनी है और सेल टोटल कितनी है, अलग अलग उनको क्लासीफाई कर दिया. उसके बाद हमने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करा, अपनी पोजीशन देखी स्टॉक की, यानी स्टॉक मतलब वो सामान जो बिकने के लिए रखा है, उसकी पोजीशन देखी. और उसके बाद इस प्रॉफिट को किसको बता दिया? अपने पार्टनर को. लेकिन उससे पहले हमने अलग अलग साल के अलग अलग प्रॉफिट्स को देखा और डिसीजन लिया. उसके बेसिस पे क्या डिसीजन लिया? वेरियस डिसीजन की अच्छा हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो चलो एक और मिल खोल लेते हैं या एक और बिजनेस खोल लेते हैं. या प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्लो स्पीड से हो रहा है. आप देखिए फर्स्ट ईयर में 1000 था, उसके बाद एकदम इंक्रीज हुआ. अगर मैं इसका चार्ट बनाऊँ आपको तो ये पहले ऐसे इंक्रीज हुआ, सेम स्पीड से इंक्रीज हुआ एंड उसके बाद ये स्लोली इंक्रीज हुआ. तो ये मेरा बोल सकता हूँ कि 4th स्टेज में आके ये थोड़ा स्लो हो गया. तो इसके बेसिस पे डिसीजन ये लिया जा सकता है कि हो सकता है 5th में हमें 1300 हो, 6th में आके हमें 1200 हो एंड एक समय ऐसा है कि हमें लॉस ही आ जाए. तो हो सकता है ना हमें कुछ नई मशीनरी डालने की ज़रूरत पड़ जाए बिजनेस में, या फिर कोई इनोवेशन की ज़रूरत पड़ जाए. तो ये भी इंफॉर्मेशन हमारा मीनिंग निकाल के देती है. इंफॉर्मेशन से डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आती है जिसके बेसिस पे हम क्या लेते हैं? डिसीजंस लेते हैं. तो ये इतना हमने समझा. अब हम आते हैं अपनी मेन डेफिनेशन पे. देखो, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. क्या आप अपना प्रॉफिट जो आपने स्टेप नंबर 6 में निकाला था, क्या आप वो निकाल लेते अगर आप स्टेप 2 ना करते या स्टेप 4 ना करते? आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते थे. आपको पता ही नहीं है 1 जून को कि 5 जून को क्या परचेज या सेल होने वाली है. जब तक आप वेट नहीं करेंगे, सब रिकॉर्ड नहीं कर लेंगे, आप कैसे प्रॉफिट निकाल लेंगे? तो इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. सिस्टमैटिक प्रोसेस मीन्स इट हैज़ टू बी फॉलोड इन अ प्रॉपर ऑर्डर. आप पहले प्रॉफिट निकाल के फिर रिकॉर्ड नहीं कर सकते. आप पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे कहीं पे, या तो दिमाग में रिकॉर्ड करो कि क्या क्या हुआ. जब तक आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हाउ कैन यू टेल कि क्या क्या चीज़ें हुई? और जब तक आप ये नहीं बोल सकते क्या क्या चीज़ें हुई तो आप प्रॉफिट निकाल नहीं सकते. तो एक सर्टेन ऑर्डर है, कोई भी रैंडम ऑर्डर फॉलो नहीं करना है. पहले स्टेप 4 होगा तभी स्टेप 6 आएगा. ओके, तो इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग. अब फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग बता रहा हूँ, मेन कॉपी में कुछ नहीं गया एक्सेप्ट ये डेफिनेशन के अलावा, क्योंकि 1 2 3 का मैंने नीचे मेन बुक के लिए आपका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा है, आपको वहीं से रिकॉर्ड करना है. फिलहाल आइडेंटिफिकेशन का मतलब, आइडेंटिफिकेशन क्या मतलब कि हमने क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है उसको आइडेंटिफाई किया. लाला जी ने देखा फर्स्ट स्टेप में मुझे राइस, वीट, ऑयल, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना है. तो इन्होंने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया पहले कि मुझे ये चीज़ें सेल करनी है तो ये चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी. तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग. अब देखो, आइडेंटिफिकेशन मेजरिंग से पहले आएगा, क्योंकि आप पहले आइडेंटिफाई करोगे वीट, राइस, उसके बेसिस से बिल लोगे और बिल के बाद उसे मेजर करोगे कि किसका कितना कितना प्राइस है. तो मेजरमेंट तभी तो आएगी ना जब आप डिसाइड कर लेंगे किसको मेजर करना है. तो फर्स्ट कम्स द आइडेंटिफिकेशन, देन कम्स द मेजरिंग. तो इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया और उस एक्टिविटी को क्या करा? मेजर किया. अब मेजर किस टर्म में करा है?
these activities measured in money terms. क्या? मनी के टर्म्स में. जब ये मनी के टर्म्स में मेजर हो गई तो फिर इनको ट्रांजैक्शन बोल देते हैं, बट इसका मीनिंग क्या है वो मैंने अभी समझाया नहीं है. बस इतना याद रखो, मॉनेटरी टर्म्स. ओके, जब उसके पॉइंट पाएंगे तब समझेंगे. तो मैंने कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, फिर उनको मेजर किया, उसके बाद मैंने उनको रिकॉर्ड कर लिया एक ऑर्डर में. वो ऑर्डर क्या है अब बताता हूँ. उस ऑर्डर का नाम यह है टाइम ऑर्डर. किस ऑर्डर में? टाइम ऑर्डर. तो टाइम ऑर्डर, बट अगेन इसको प्रॉपर लैंग्वेज बोल देते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब टाइम ऑर्डर. ऐसे ही रैंडमली फॉलो नहीं करना है. पहले 1 तारीख की एंट्री रिकॉर्ड होगी, उसके बाद ही 2 की रिकॉर्ड होगी, उसके बाद ही 5 की. आपको कैसे पता 5 में क्या होने वाला है? और पता भी है तो उसको रिकॉर्ड तब तक नहीं करेंगे जब तक वो मेरे पास आएगी नहीं. तो उस चीज़ को होने दो ना, तभी तो उसको रिकॉर्ड करेंगे. तो रिकॉर्डिंग होती है टाइम ऑर्डर पे. उसके बाद होती है क्लासिफिकेशन. मतलब अगर मुझे देखना है हफ्ते के एंड में कि क्या परचेज हुई, क्या सेल हुई है, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन. तो आई रिकॉर्डेड इट इन एन ऑर्डर नोन एज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. उसके बाद मैंने उसे क्लासीफाई किया. अब देखो, मैंने डेट का आपको इंपॉर्टेंस बोला था कि डेट भी इंपॉर्टेंट है. यानी क्लासिफिकेशन में भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो होता है, यानी टाइम ऑर्डर फॉलो होता है. ऐसे नहीं आप 2 को पहले रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं. ये जो एंट्री है यहाँ पे 2, ये 1 के बाद ही आई है, ठीक है. तो क्लासिफिकेशन अगेन किसके बेसिस पे होती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे. बट यहाँ पे क्लासिफिकेशन तो होती है ना. मतलब यहाँ पे सेल बीच में नहीं आएगी परचेज में, एंड परचेज बीच में नहीं आएगी सेल के. ये अपने अपने खातों में जाएगी. ओके, इसके बाद मैंने रिजल्ट्स को क्या करा? कैलकुलेट किया. इस स्टेज को हम बोलते हैं समराइज करा. राम जी का जो पार्टनर है उसको मतलब नहीं है कितने की परचेज हुई, कितने की सेल हुई. उसको तो इतना बता दो कितना प्रॉफिट हुआ है, बस. तो उन्होंने समराइज करके बता दिया, देख भाई 1000 का प्रॉफिट हुआ. उन्होंने पूछा नहीं कैसे हुआ है, कितना हुआ है. अगर कुछ पूछना है, डिटेल पूछनी है तो गो इनटू रिकॉर्ड्स. बट उन्होंने नहीं पूछा, तो उनको समराइज करके बता दो अपने रिजल्ट्स, जो प्रॉफिट है आपके. और पोजीशन बता दी, भाई कितना स्टॉक बचा है. देखो 50 किलो का आटा बचा है और 5 किलो ऑयल बचा है. वो बोला राइस बचा है, नहीं बचा कि नहीं, तो चलो उसको परचेज करते हैं. तो ये परचेज करने का डिसीजन आया है, कहाँ से आया? अकाउंट्स से आया, ठीक है. तो हम कुछ डिसीजंस लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. दैट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड थ्रू व्हाट? बाय द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स. तो इन शॉर्ट मैंने क्या बताया आपको, जो हम आंसरेबिलिटी की बात कर रहे थे. कैसे पता है राम जी को कि उनके पार्टनर को वो झूठ नहीं बोल रहे हैं? उनके पार्टनर को पता है कि राम जी झूठ नहीं बोल रहे हैं. वो इसलिए कि उसके प्रॉपर बिल्स हैं. प्रॉपर बिल्स है तो वो एविडेंस है, वो प्रूव हो रहा है. और प्रूव हो रहा है ऐसी तरह रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसी तरह लिखा गया है उसको कि वो अंडरस्टैंड भी हो रहा है और उसके बाद वो आंसर कर पा रहे हैं. वो आंसर कर रहे हैं थ्रू रिकॉर्ड्स. उन रिकॉर्ड्स को लिखना इज बेसिकली कॉल्ड अकाउंटिंग. तो जनरल आपको समझ में आ गया अकाउंटिंग का पर्पस क्या है. इट इज जस्ट टू आंसर समवन. इट इज जस्ट टू आंसर द ओनर, पार्टनर्स, डिफरेंट पीपल. वो लोग क्या है अभी मैंने नहीं समझाया, वो आएगा नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, तो उसको वेट करना. अभी डेफिनेशन पे आते हैं. अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. इसका मीनिंग है दैट मीन्स यू कैन नॉट फॉलो अ रैंडम ऑर्डर. तो 1 जो ग्रीन वाला है उसमें लिख लेना, यू कैन नॉट फॉलो रैंडम ऑर्डर. इट हैज़ टू बी अ प्रॉपर ऑर्डर, नो रैंडम ऑर्डर. फिर आइडेंटिफाइंग कैसे करेंगे? अपनी ज़रूरतों के हिसाब से. मुझे वीट चाहिए, मुझे राइस चाहिए, बिजनेस में मुझे ऑयल चाहिए. आप HOC की बात करें तो मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, मैं बिजनेस पढ़ाता हूँ और मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ. मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ. तो मैं किन चीज़ों को रिकॉर्ड करूँगा? 3 चीज़ों को. तो कैसे हुआ? मेरी ज़रूरत के हिसाब से. ऐसे ही कभी कभी कानून भी बताता है आपको. जैसे कि आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है वो बोलता है कंपनीज को कि आपको कॉस्ट के इन रिकॉर्ड्स को रखना है. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, तो उसको ट्रांसफॉर्मर्स की रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे. ये किसने बोला? कानून ने. तो कभी कभी आइडेंटिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ आवर नीड्स, एंड कभी कभी आइडेंटिफिकेशन होती है एज पर दी लॉ. लॉ आपको बताएगा किस किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है. और बाकी चीज़ों में आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से. आपको लगता है कि आप एक स्टील इंडस्ट्री में हैं और उसका जो चूरा बचता है उसको आपको नहीं रिकॉर्ड करना है, लेकिन कोई एक इंडस्ट्री है जिसको उसको रिकॉर्ड करना है तो वो उसको रिकॉर्ड कर सकती है. इसके बाद होती है मेजरिंग. मेजरिंग इन चीज़ों का जो हमें रिकॉर्ड करना है उन चीज़ों को मेजर करते हैं मनी की टर्म्स में. तो यहाँ पे
मेजर होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या? सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे आपके बिल्स वगैरह। इसके लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है टीएस गरेवाल में, ठीक है। तो आप देखना एक बार इंडेक्स, तो आपको पता चलेगा ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब ये जब मैंने आपको बताया एक्टिविटीज़ के बारे में, तो मैंने एक वर्ड लिखा था ट्रांजैक्शन, वो क्या है मैं समझाऊंगा, बट वो जो मेजर होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, ओके। तो कितनी उसकी वैल्यू है कैसे पता चलेगी? उसके बिल से। तो आपने मेजर करा, बट आप मेजर तब तक नहीं करोगे जब तक उसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे। आप कैसे बोल दोगे इसको मेजर कर लो? अगर आप सिंपल ये भी बोलते हो कि इस पेन का प्राइस निकालो, तो आपने इसे आइडेंटिफाई तो वैसे भी कर लिया ना। तो पहले आइडेंटिफिकेशन हुई है तभी मेजर हुआ है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड हुआ है। रिकॉर्ड कैसे हुआ है? डायरी में, लेकिन किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो रिकॉर्डिंग जो होती है वो होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्लासिफिकेशन जो है वो अकाउंट्स में होती है, एंड अगेन एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो होती है, बट अपने अपने खातों में होती है। उन खातों को क्या बोलते हैं, वो टर्म अभी आएगी। इसके बाद मैंने बोला ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन है क्या। बिजनेस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या हम सब चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मेरे बिजनेस में एक मैनेजर था जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देता था। इस मैनेजर ने क्या करा कि जॉब छोड़ दी। अब मुझे उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो क्या मैं इस चीज़ को भी रिकॉर्ड करूंगा अपने अकाउंट्स में? अगेन अफेक्ट तो कर रहा है मेरे बिजनेस को, अफेक्टिंग बिजनेस, बट क्या मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? यस, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इससे मुझे अफेक्ट हो रहा है, बट क्या मैं इसको मेजर कर सकता हूँ? नो। क्या मैं बता सकता हूँ इसकी वजह से मुझे कितना लॉस हुआ? अगर मुझे नॉर्मली प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 1000 का प्रॉफिट ये देता था, इस बार मुझे प्रॉफिट जो हुआ है वो 900 का हुआ है, बट मैं कैसे कह सकता हूँ ये 100 जो हुआ है वो इसके जाने की वजह से ही हुआ है? ऐसा हो सकता है ना। ये देखो, ये एग्जांपल ना लो आप, ये ईयर 1 था, ये ईयर 2 था, एंड ये ईयर 3 था। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट था 1000 का, इसके बाद मुझे प्रॉफिट हुआ 900 का, एंड यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ है 950 का। आप कैसे बोलोगे कि वो बंदा यहाँ छोड़ के गया है, तो कैसे बोलोगे इसकी वजह से कितना हुआ है? इनफैक्ट आप तो यही बोलोगे इसके जाने से मुझे क्या है, लॉस होना चाहिए। बट यहाँ पे आपने हो सकता है ना अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर ली हो और आप ज़्यादा सेल कर रहे हो, बट स्टिल आपको 950 का प्रॉफिट हुआ है, तो इससे आपको लगा है कि मैनेजर के जाने से नुकसान हुआ है। एनी हाउ, किसी भी तरीके से आपको ये पता तो चल गया कि मैनेजर के जाने से लॉस हो रहा है। चलो मॉनेटरी टर्म्स में पैसों की वजह से नहीं हो रहा है, बट आप रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं, आप मार्केट में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, और कंपनी से दूसरी कंपनी आपका फ़ोन ही नहीं उठाती है। हो सकता है उस दूसरी कंपनी में उसका जानकार हो जो आपके आपसे बात ही नहीं करना चाहता, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है कि आपके पास उतने स्किल्स नहीं है, तो हम मेजर नहीं कर पा रहे। तो हर एक्टिविटी को आप आइडेंटिफाई तो कर सकते हो, बट क्या उसको मेजर कर सकते हो? यू कैन नॉट मेजर। इन सर्टेन केसेस हम तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। पता नहीं कितनी एक्टिविटीज़ हो रही बिजनेस में, हर कोई हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। हो सकता है ना पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, जिस एरिया में बिजनेस कर रहा हूँ वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई, बट वो गवर्नमेंट मुझे कैसे अफेक्ट कर रही है मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो बिजनेस में दे आर मल्टीपल एक्टिविटीज दैट आर अफेक्टिंग मी, बट नॉट ऑलवेज कैन आई आइडेंटिफाई इट, एंड नॉट ऑलवेज कैन आई मेजर इट। तो जब आइडेंटिफाई होगा उसके बाद ही मेजर होगा। अगर एक्टिविटी मेजर हो जाती है तो उससे हम बोल देते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या हैं? वो हर एक्टिविटी जो मनी टर्म्स में क्या हो जाती है, मेजर हो जाती है। अब यहाँ पे मनी का भी मैं मीनिंग बता रहा हूँ, लिख लेना क्योंकि ये ज़रूरी होता है। मनी में आपका सिर्फ कैश नहीं आता, मनी में आपका काइंड भी आता है। अब देखो क्या है, आपने बार्टर सिस्टम सुना है। किसी एक बंदे ने दूसरे को 100 का नोट दिया तो उसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, बट उसी बंदे ने इसको एक पेन दे दिया। अब पेन की वैल्यू क्या है, कैसे पता चलेगी? हो सकता है ये पेन इसको इसके फादर ने दिया हो, ये इसके फादर थे, ओके, इसके फादर ने दिया, ये सींग है चोटियां नहीं है तो इसके फादर ने इसको पेन दिया। अब ये पेन की वैल्यू कितनी है, यू कैन नॉट टेल। तो इसके लिए ये बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि इसके फादर ने दिया है। एट द सेम टाइम ये जो बंदा है इसको उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसके लिए इसकी वैल्यू हो सकता है मार्केट में 50 रुपये हो। तो उस केस में ये हो गया काइंड। मतलब जब आप कैश ना देके कुछ और दें तो मनी के टर्म्स में दोनों आते हैं।
आप कैसे भी उसको मेजर कीजिए, आप कैश में देके 100 रुपये बिल पे लिख के आया, वो कैश हो गया, बट आपने कैश में ना वैल्यू लेके उसकी वैल्यू मार्केट से उठा ली कि उसके ऊपर MRP प्रिंटेड था 150 रुपये, तो आपने उसकी वैल्यू उठा ली 150, ये हो गया सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब उसका सोर्स क्या है, उसकी वैल्यू कहाँ से आई। तो ज़रूरी नहीं है वो कैश में हो, वो काइंड में भी हो सकती है। ओके, ये मैंने आपको बताया। तो व्हेनेवर एनी एक्टिविटी विच कैन बी आइडेंटिफाइड एज वेल एज इट कैन बी मेजर्ड। आइडेंटिफिकेशन हम हर केस में नहीं बोलते, क्योंकि आइडेंटिफाई तो हो ही गया होगा अगर वो बिजनेस में आ रहा है। तो एनी एक्टिविटी विच कैन बी आइडेंटिफाइड एंड विच कैन बी मेजर्ड। आइडेंटिफिकेशन होती है एज पर आर नीड्स एंड एज पर लॉज। मेजर होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जो कि हम चैप्टर नंबर 7 में जाके पढ़ेंगे। उसके बाद वो ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे हम क्लासीफाई करते हैं, अदर थिंग्स। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन समझ में आ गई। अगर कोई एक्टिविटी जो मनी में मेजर नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक एक्टिविटी बन के रह जाती है और उसे हम बोलते हैं इवेंट। तो यूजुअली क्वेश्चन आता है, एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट बट नॉट ऑल इवेंट्स आर ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है मैनेजर का, तो जो मैनेजर है वो छोड़ के गया है, तो मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, तो वो इवेंट तो है बट उसे मेजर नहीं कर सकते, तो वो क्या बन के रह गया? सिर्फ इवेंट। क्या वो हमेशा ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट होगा? नहीं। व्हेनेवर इवेंट प्लस मनी मेजरमेंट, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रांजैक्शन में। तो हर केस में नहीं होगा ना। क्या मैनेजर के केस में ट्रांजैक्शन बनी? नहीं। बट अगेन मुझे कोई बता दे उस मैनेजर से 100 रुपये का लॉस हुआ है, तो अब वो किस में कन्वर्ट हो गई? ट्रांजैक्शन में। तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एनी एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट कन्वर्ट्स इनटू ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे ये जो कहावत है वो फुलफिल हो गई कि एवरी ट्रांजैक्शन इन एन इवेंट, मतलब वो एक्टिविटी तो रही ही होगी ना। कौन सी एक्टिविटी जो मनी में मेजर हो गई हो, तो इवेंट तो रही होगी वो, बट हर इवेंट ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट नहीं होता। ओनली दोज इवेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे बैठे बैठे हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन तक कर लिया, मॉनेटरी टर्म्स को भी डिस्कस कर लिया 3rd नंबर पे। एंड इसके बाद समराइजिंग। समराइजिंग मतलब किस चीज़ की? रिजल्ट्स की एंड अपने पोजीशन की। ओके, उसके बाद इसको इंटरप्रेट करा है राम जी ने, उसको इंटरप्रेट करा है ना कि मेरा बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, चलो नया बिजनेस लाते हैं। एंड उन्होंने क्या कर दिया? उस इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर दिया किसको? यूजर्स को। यहाँ पे यूजर्स क्या हैं? राम जी खुद यानी ओनर, और दूसरा पार्टनर जो कि अगेन क्या है? ओनर है। तो ओनर्स को कम्युनिकेट कर दिया। बट हो सकता है उन्होंने अपनी वाइफ को भी बताया हो, क्योंकि वाइफ भी तो इंटरेस्टेड है बिजनेस में। अगर वाइफ को नहीं बताओगे तो वो तो लात मार के बाहर फेंक देगी। इन्फॉर्मेशन मतलब एनीथिंग विच इज मीनिंगफुल दैट कैन हेल्प अस टू टेक डिसीजन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन का मीनिंग भी अगेन आप कहाँ से लिखोगे? मैंने जो समझाया है। तो यू कैन सी हाउ डिटेल्ड दिस डेफिनेशन इज। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन से और एंड होता है कम्युनिकेशन पर। तो इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। मैंने सिस्टमेटिक का मीनिंग बताया बिकॉज इट कैन नॉट बी रैंडम। फिर मैंने आइडेंटिफिकेशन का मतलब बताया, आइडेंटिफाई करना एक्टिविटीज़ को एज पर योर नीड्स और एज पर द लॉ। फिर उसे मेजर करना एज पर द सोर्स डॉक्यूमेंट। फिर उसे रिकॉर्ड करना किसी चीज़ में। मैं चलो आपको बता ही देता हूँ। ये जो रिकॉर्डिंग होती है आपकी, जो डायरी मैंने बोली थी, इस डायरी को बेसिकली बोलते हैं बुक। और वो कौन सी बुक होती है? जर्नल बुक। कौन सी बुक? जर्नल बुक। JOURNAL, जर्नल बुक। और जो एक क्लासिफिकेशन होती है ये होती है लेजर बुक में। इसको हम बोलते हैं अकाउंट्स। यहाँ पे अकाउंट्स बनते हैं आपके प्रॉपर। परचेज का अलग अकाउंट बनेगा, सेल का अलग अकाउंट बनेगा, तो डिफरेंट अकाउंट्स। यहाँ पे आप ये भी तो बोल सकते हैं ना, कैश का अकाउंट बनेगा कि कितना कैश गया, कितना कैश आया। तो दे आर डिफरेंट अकाउंट्स दैट आर प्रिपेयर्ड। तो जर्नल बुक एंड लेजर बुक। तो रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? जर्नल बुक में। कैसे रिकॉर्ड होती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, टाइम ऑर्डर में। क्लासिफिकेशन कैसे होती है? लेजर बुक में होती है। और अगेन ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो होती है, बट ओनली दोज एंट्रीज जो उस पर्टिकुलर हेड, जो उस पर्टिकुलर अकाउंट से
रिलेटेड है, तभी तो क्लासिफिकेशन है। परचेज में सिर्फ परचेज की एंट्री आएगी, बट अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो फॉलो होगा। तो अगेन बैक टू डेफिनेशन, समराइज कर दिया, इंटरप्रेट कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया कि उस इन्फॉर्मेशन को टू होम यूज़र्स, और उस इन्फॉर्मेशन का मैंने मीनिंग भी बताया, मैंने उसको कंपेयर किया डाटा से और बताया ये चीज़ें मुझे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। अब आप प्रॉपर इसको नोट डाउन करेंगे। देखिए, आइडेंटिफिकेशन का मैंने मीनिंग बताया, मेजर का मैंने मीनिंग बताया, रिकॉर्ड कहाँ होता है जर्नल बुक में, क्लासीफाई कहाँ होता है लेजर बुक में, पोस्टिंग इनटू स्पेसिफिक हेड, उसे पोस्ट करते हैं उठा के, जर्नल से उठाया और पोस्ट कर दिया उसे डिफरेंट हेड में। यहाँ पे आप लिख लेना सिस्टमैटिक ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि जब आप क्लासीफाई करेंगे तो उससे पहले रिकॉर्डिंग हो जानी चाहिए, अदरवाइज किस चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं आप। इसके बाद समराइज करते हैं रिजल्ट्स को और पोजीशन को। रिजल्ट्स का मीनिंग क्या होता है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। एंड ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, इसको लिख लो, ट्रायल बैलेंस TRIAL, प्रॉफिट एंड लॉस की आपको स्पेलिंग आती है, एंड बैलेंस शीट BALANCE शीट। ओके, ये आपको समझ में आता है। जो पोजीशन हमने बाद में स्टॉक की देखी थी ना, ऐसी हम यहाँ पे किसी और चीज़ की पोजीशन देखते हैं, तो वो सब हम जब डिटेल डिस्कशन में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे, बट नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए, ये आपका मेन नोटबुक में जाएगा सब कुछ। ओके, एंड इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट्स को कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, एंड इसके बाद उसको कम्युनिकेट कर देंगे टू द यूज़र्स। यूज़र्स यहाँ पे कौन आते हैं, आपके जो ओनर होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स। कंपनी में कौन मालिक होते हैं, शेयर होल्डर्स। ये मैं आपको बिजनेस में जाके बताऊँगा, बट यहाँ पे लिख लो। इसके अलावा अलग लोग, यहाँ पे वाइफ बोला था मैंने, तो यहाँ पे वाइफ कौन हो सकता है, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको सब डिटेल चाहिए प्रॉपर, कुछ गलत नहीं करना। एंड बैंक्स हो सकते हैं, जो आपकी कौन हो सकती है, गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो ये सब आप समझ सकते हैं शॉर्ट में। तो इतना ही हम रखते हैं आज। हमने क्या करा है, अकाउंट्स के बारे में समझा। अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स कुछ नहीं है, एक माध्यम है अपने आप को आंसरेबल करने का। हमने आंसरेबल कैसे करा, हमने प्रॉपर सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया, क्योंकि हर चीज़ को हम मेमोराइज नहीं कर सकते। बिजनेस में दे आर थाउजेंड्स, इनफैक्ट मिलियंस ऑफ एक्टिविटीज़ दैट गो ऑन, जिसके लिए हमें उसे प्रॉपरली रिकॉर्ड करना पड़ता है। जब मैंने वर्ड प्रॉपर बोला तो उसका मतलब है सिस्टमैटिक, सो इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। इसको आपको प्रॉपर अगर नोट डाउन करना है तो मैं एक बार स्क्रीन पर ला देता हूँ। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस है, उसको आप प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई, देन ओनली यू मेजर इट। आप मेरे साथ तो बोलते चले हैं मेरे से पहले। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई इट, देन यू मेजर इट, देन यू रिकॉर्ड इट इनटू जर्नल बुक, then you classify it into ledger book, then you summarize it, then you interpret it, and then you communicate it to the users. users में कौन आते हैं, आपके ओनर्स आते हैं, बैंक्स आते हैं आपके, क्योंकि आप अगर बैंक से लोन ले जाएंगे तो बोलेंगे कैसे आप अपने आप को आंसरेबल करेंगे कि आपके पास प्रॉपर पैसा है। तो आप उसे बोलेंगे देखो मेरे बैलेंस शीट, या देखो मेरे रिकॉर्ड्स, देखो मेरे पास प्रॉफिट इतना सारा है तो मैं आपका पैसा पे कर दूंगा। तो उन लोगों को भी तो ज़रूरत है, तो दे आर ऑल्सो यूजर्स ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। वो जो इन्फॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड करी है वो कुछ आंसर कर रही है ना, कुछ प्रूव कर रही है, तो उसको यूज़ करने वाले कौन हो गए, बैंक्स। तो बैंक भी तो आपके भले ही ओनर नहीं है बट यूज़ तो कर रहे हैं, जिन्होंने आपको उधार दिया है आपके सामान को। जिसने, हमने पीछे पढ़ा था श्याम जी, वो श्याम जी आपसे रिकॉर्ड मांगेंगे ना कि आपने कितना पैसा कमाया, क्या आप मेरा पैसा दे सकते नहीं दे सकते। हो सकता है श्याम जी ने आपको उधार पे सामान दे दिया हो और ये पैसा ना मांगा हो, तो श्याम जी भी तो आपसे रिकॉर्ड मांगेंगे। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। हम जब समय आएगा उनको पढ़ेंगे। हमारे पास प्रॉपर इनके चैप्टर्स हैं। जैसे आपका रिकॉर्डिंग जो है वो आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 में, मेजरिंग आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 7 में, क्लासीफाइंग आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 में मे बी। तो वी हैव डिफरेंट चैप्टर्स फॉर सर्टेन पॉइंट्स, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमने यही समझ लिया, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, वो तो ज़रूरत के हिसाब से होता है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यही समझ लिया। कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स अभी चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ लेंगे वो तो देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। ये डेफिनेशन इतनी डिटेल्ड है कि आप इसको अगर नहीं फोकस करके पढ़ते तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब जब हम आगे चलेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कितना डिटेल्ड था ये और कितना ईजिली हमने समझ लिया। एक एग्जाम्पल लिया और उससे कितना कुछ समझ लिया। यू कैन ट्रस्ट मी, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, थ्योरी भी ऐसे पढ़ाऊंगा। ये डेफिनेशन मैं तो समझा के ख़त्म कर देता, बट एक एक चीज़ का मीनिंग है। थ्योरी भी हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे प्रैक्टिकल है। ओके, एंड यू विल नॉट बी बोर्ड। आई होप यू वर नॉट बोर्ड, और आप मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स देंगे, फीडबैक देंगे कि आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो फीडबैक फेसबुक वगैरह पे जाके लोगों को देना कि HOC में सर्विस कैसी मिल रही है। एंड आई होप यू विल स्टे बैक विद मी
एंड यू विल हेल्प मी ग्रो ऑल्सो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। मैंने आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना कराओ, आप ज़्यादा बोर ना हुए हो। कोई भी फीडबैक है मुझे ज़रूर दीजिए। कोई क्वेरी अगर आपने नोट डाउन करी है तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी। लाइव बैच वाले बच्चे मेरे से मिलिए आके, या फिर वेट कीजिए जब तक मैं आपसे मिलता हूँ। बट ऑनलाइन वालों को कॉल करनी पड़ेगी, व्हाट्सएप करना पड़ेगा या ईमेल करना पड़ेगा। हाउ एवर यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट मी। कॉल वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, बट वो हर वक्त नहीं कर सकते। व्हाट्सएप वाला ऑप्शन या ईमेल वाला ऑप्शन थोड़ा स्लो है, बिकॉज मैं ऑनलाइन रहता नहीं हूँ हर वक्त। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई टू यू। दिस इज शिवांश शर्मा साइनिंग आउट। थैंक यू फॉर बीइंग विद HOC। बाय बाय।